नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन का आज 70वां दिन है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन दिल्ली में जारी है। हरियाणा के जिंद में आज किसानों की महापंचायत होगी। महापंचायत में राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। पंजाब में किसानों के समर्थन में आज सर्वदलीय बैठक भी होनी है। वहीं दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर कई लेयर की सुरक्षा लगाई गई है। हरियाणा के 7 जिलों में आज भी इंटरनेट बंद रहेगा। वहीं इंटरनेट पर रोक आज शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। इधर 6 फरवरी को चक्का जाम करने वाले हैं किसान। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुलाकात की है। बता दें कि संजय राउत ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार किसानों के साथ है। और इधर राकेश टिकैत का बयान सामने आया है कि अक्टूबर तक यह आंदोलन जारी रहेगा और सरकार से वार्ता होती रहेगी। हालांकि अब तक की हर वार्ता बेनतीजा ही रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में अब कोई प्रदर्शन नहीं होगा। बात सुन लगी, अक्टूबर तक का हमने टाइम सरकार को दिया है। हम अगर सरकार नहीं ये करेगी, हम देश की यात्रा पर निकलेंगे। जो 40 लाख टारगेट ट्रैक्टरों का है वो जुड़ता रहेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम जाते रहेंगे। ये आंदोलन भी यहाँ पर चलते रहेंगे। हम देश पर निकलेंगे और ये बिल ही वापसी होंगे। तो किसानों के आंदोलन का आज 70वां दिन। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा है कि अक्टूबर तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। इधर 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम करने की बात भी कही है। और दूसरी तरफ संसद में आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर हंगामा भी हो सकता है। कृषि कानून पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। बता दें कि कल भी सदन में जमकर इस मामले में हंगामा हुआ था। आंदोलन को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा था। विपक्ष ने सरकार पर आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया था और आसार नजर आ रहे हैं कि आज भी संसद में इस मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा हो सकता है। कृषि कानून पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। कल भी सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था और आज भी इसके आसार नजर आ रहे हैं। आंदोलन को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने आंदोलन को दबाया है। इधर किसान आंदोलन पर ट्वीट के बाद पहले नंबर पर ट्रेंड हुई हॉलीवुड पॉप स्टार रिहाना। जी हां, किसान आंदोलन को लेकर रिहाना ने एक ट्वीट कर सवाल किया है कि हम इनके बारे में बात क्यों नहीं करते। अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने उनके इस ट्वीट का जवाब दिया है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये आंदोलन करने वाले किसान नहीं, आतंकी हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर अब हॉलीवुड और बॉलीवुड भी आमने सामने आ गया है। किसान आंदोलन पर ट्वीट करने के बाद ये ट्वीट पहले नंबर पर ट्रेंड भी कर रहा था। किसान आंदोलन को लेकर रिहाना ने ये ट्वीट कर सवाल किया है कि आखिर हम इनके बारे में बात क्यों नहीं करते, जिसके जवाब में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने जवाब देते हुए लिखा कि ये आंदोलन करने वाले किसान नहीं हैं, आतंकी हैं। कोरबा के लेमरू इलाके में कोरबा आदिवासी परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक मुख्य आरोपी समेत 6 संदेहियों को हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक लेमरू के देवपहली गांव में रहने वाले झकरी उर्फ राम पहाड़ी कोरबा अपने पूरे परिवार के साथ संतूराम के यहाँ काम करता था, लेकिन पिछले 29 जनवरी को संतूराम ने काम नहीं होने की बात कही और सभी को जाने के लिए कह दिया। इसके बाद झकरी अपने 16 साल की बेटी और नातिन के साथ संतूराम की गाड़ी में बैठकर निकले, जबकि उसकी पत्नी और 1.5 साल का बेटा एक दूसरे बाइक सवार के साथ गांव चले गए। लेकिन
इसके बाद दूसरे दिन कोसगई के जंगल में झकरी राम और उसकी बेटी के साथ नातिन सत्यवती की बेरहमी से हत्या कर लाश फेंक दी गई थी। पुलिस ने संतूराम समेत 6 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, क्या अपडेट है इस खबर पर? हाँ, देखिए, इसमें एक बड़ी बात मेरे सामने आ रही है। जो आरोपियों ने इसमें उस लड़की का बलात्कार करने के लिए उसको साथ रखा था और उसके पिता के सामने ही उसको बलात्कार कर दिया। जब उन्होंने बाप बेटी को लाठी डंडे से पत्थर से मारा और उसके बाद में उसकी असमत पर उठी है। बाद में उसको वहाँ पे छोड़ दिया था और चट्टानों में दफना दिया था। 96 घंटे तक ये मौत संघर्ष का जारी रहा। आदिवासी पाता की मौत हो गई वहाँ पे, और जो एक बच्ची थी वो लगातार संघर्ष कर रही थी। आज जब पुलिस को इस मामले की सूचना मिली तो पुलिस ने जाके वहाँ पे शव को बरामद किया और जो छोटी बच्ची थी उसके सांसें चल रही थी उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने रास्ते दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए जबकि 2 लोगों की तलाश अभी जारी है। अब पुलिस आज इस मामले को खुलासा कर सकती है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धीरज। इस बीच रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें। रायपुर के बूढ़ापारा क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बता दें कि देर रात नाबालिग को चाकू मारा गया है बूढ़ापारा क्षेत्र में। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और आपसी लेन देन के विवाद को लेकर ये घटना हुई है। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी अजय गवली समेत 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त घायल का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और आपसी लेन देन को लेकर दोनों के बीच ये घटना हुई है और चाकूबाजी की ये घटना सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना राजधानी रायपुर में नजर आई है और लगातार इससे फिर से एक बार यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर चाकूबाजी की घटनाएं अपराधों पर रोक कब तक लगेगी? निश्चित तौर पे ये बड़ी घटना कल ये आई है राजधानी रायपुर में। एक बार फिर से बताया जा रहा है कि ये आपसी विवाद है। इसमें ये जो अजय गवली है ये जो है बूढ़ापारा इलाके में रहते हैं और इनके खिलाफ कई पैसे पहले भी कई मामले हैं और कई मारपीट के मामले भी इनके खिलाफ दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि ये नाबालिग एक 17 साल का युवक है, उसके साथ ये इनका कुछ विवाद था और कुछ लेन देन भी बताया जा रहा है कि लेन देन का कुछ विवाद था। उसके बाद इसमें कुछ इंस्टाग्राम में जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में इनके खिलाफ कुछ उन्होंने कुछ आपत्तिजनक लिखा अजय ने, तो उसके बाद जो है वो उसमें ये बात आई कि उसके बाद ये इनका सामना हुआ आमने सामने और ये जाके कल जब आमने सामना हुआ तो इनके दोनों में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद इन्होंने चाकू मारा है और चाकू मारने के बाद जो है उसके जांग और पेट में चाकू मारा है। उसके बाद ये सब फरार हो गए। 3 लोग इसमें आरोपी हैं, जिसमें जिस तरीके से इसमें अभी फिलहाल जो है तीनों फरार चल रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा ही सोचनीय विचार है कि ये लगातार जो चाकूबाजी घटनाएं हो रही हैं, आसानी से जो नाबालिगों को चाकू मिल जा रहा है और इसलिए चाकू की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की जो कानून व्यवस्था उस पर भी बड़ा सवाल लगता है, क्योंकि आसानी से चाकू लेके जो घूम ले रहे हैं वो भी एक बड़ा सवाल शहर में है। लेकिन अभी कोतवाली थाना पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है और अभी आरोपी की तलाश जारी है। जी, चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा तहसीन। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे की बहू नेहा और पोती अनन्या की हत्या के मास्टरमाइंड अजय राय का 3 दिन बाद भी पुलिस पता नहीं लगा पाई है। अजय की तलाश में पुलिस ने रायपुर के आउटर में बने फार्म हाउस और रिश्तेदारों के घर पर भी दबिश दी, लेकिन उसका कुछ भी अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि अजय अभी भी शहर में ही छिपा हुआ है और कुछ लोग उसकी मदद कर रहे हैं। अजय के साथ अब उसके मददगारों की तलाश भी पुलिस कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर अजय के फोन से पिछले 1 हफ्ते में जिन जिन लोगों को फोन किया गया, पुलिस उन सभी से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक नेहा और अनन्या की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट मिल चुकी है, जिसमें नेहा के शरीर में संघर्ष करने के निशान मिले हैं। उसके शरीर से 3 लोगों का फिंगरप्रिंट भी मिला है।
और अब रुक करेंगे मुरैना का। मुरैना में हथियारों के साथ गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 4 कट्टे, 1 बंदूक, 6 कारतूस बरामद हुए हैं। 3 राज्यों में हथियारों की तस्करी किया करते थे ये आरोपी। बता दें कि यूपी, एमपी और राजस्थान में आरोपी हथियारों की तस्करी करते थे। अंबा थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो मुरैना में तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। हथियारों के साथ इन आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। बता दें कि 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 4 कट्टे, 1 बंदूक और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय तस्करों की गिरफ्तारी की है, क्या अपडेट है? बिल्कुल साफ तौर से जो एलटीयूपी अशोक यादव ने उनको सूचना, मुखबर ने एक सूचना दी थी कि कुछ युवक हैं जो हथियारों की तस्करी करती है, काफी लंबे समय से ये तस्करी कर रहे हैं। उसी सूचना पर पुलिस की 2 टीमें बनाई गई थी और उन्होंने एक युवक को अंबा शहर से ही कट्टे बेचते हुए दबोचा था, जो कि जिसके पास से कुछ कट्टे और कुछ कारतूस भी जब्त किए गए थे। उसके बाद उसकी निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तारी की है, जिनके पास से कट्टे, अधिया और 1 बंदूक जब्त की गई है। और ये सभी लोग मुरैना, चूंकि मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर और राजस्थान का भी हिस्सा कुछ लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा इसमें जुड़ता है, तो वहाँ ये लोग तस्करी करते थे और 3 से 4 हजार रुपए के समथिंग इकट्ठा बेचते थे और 12 हजार रुपए तक की बंदूक और 7 हजार रुपए की जो अधिया होती है उसकी बिक्री करते थे। और ये लोग अभी इनके साथ का जो मुख्य आरोपी है, एक युवक है, वो उसकी गिरफ्तारी होना शेष है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये लोग कहाँ से लाते थे और कौन कौन लोग इनके साथ में शामिल है। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो कोई बड़ी जो बात आता है उसको भी अंजाम दिया जा सकता था, जिस तरीके से इन लोगों पर हथियार जब्त किए गए हैं। और कहीं न कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से जो हथियारों की तस्करी ग्वालियर चंबल में हो रही है, तो या तो खरगोन से आ रहे हैं या उत्तर प्रदेश के तमाम जो हिस्से हैं वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं रहती हैं और वहाँ पे जो फैक्ट्री संचालित होती है तो वहाँ से आ रहे हैं। हालांकि आरोपी गिरफ्तार होते हैं समय समय पर और इस तरीके जो कोई बड़े हादसे हैं वो उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाने का भी प्रयास इस पूरे मामले में। अब जो बड़े जो सारे खुलासे हैं, वो जो युवक है एक जो फरार है उसकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन कौन लोग इनके साथ में शामिल हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र। और अब कोंडागांव से बड़ी खबर। कोंडागांव के नेशनल हाईवे 30 पर बस और कार में भिड़ंत हुई है। बता दें कि इस पूरी भिड़ंत में कार सवार 2 लोगों की मौत भी हुई है, वहीं 1 गंभीर है। मृतक परिवार धमतरी से सुकमा की ओर जा रहा था। जोबा गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है। तो कोंडागांव के करीब हाईवे 30 पर बस और कार के बीच ये दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों की जहां मौत हुई है, वहीं 1 गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक परिवार धमतरी से सुकमा की ओर जा रहा था जब ये पूरा हादसा हुआ। और अब बात इंदौर में हुए बुजुर्गों से बुरे बर्ताव, माफी और सियासी घमासान की। देश में मिनी मुंबई यानी इंदौर शहर की खास पहचान है, खासकर स्वच्छता के मामले में। इंदौर देश का सबसे साफ और स्वच्छ शहर है, लेकिन स्वच्छता के नाम पर नगर निगम कर्मचारियों की करतूत ने इंदौर की साफ छवि पर एक ऐसा दाग लगाया जिसने इंदौर को शर्मसार कर दिया। हालांकि कार्रवाई के नाम पर कुछ एक्शन भी हुए, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे इंदौर के दामन पर लगा ये दाग धुल पाएगा? ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी जब इंदौर में बेसहारा बुजुर्गों के साथ बुरा बर्ताव हुआ। असहाय लोगों से अमानवीय बर्ताव की इस घटना ने देश के सबसे साफ स्वच्छ इंदौर के दामन पर दाग लगा दिया। घटना के बाद भले ही साख बचाने के लिए कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन इस घटना के असल गुनाहगारों के नाम सामने नहीं आए। ये मामला कितना संवेदनशील था इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि इंदौर से लेकर भोपाल और दिल्ली तक हलचल मच गई। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया और 2 मस्टर कर्मी ब्रिजेश लस्करी और विश्वास वाजपेयी के साथ अपर आयुक्त प्रताप सोलंकी को मामले में सस्पेंड किया। वहीं मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर, संभाग आयुक्त और निगम आयुक्त को नोटिस थमा दिया। जिन 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया उनका कहना है
कि उन्होंने तो केवल निर्देशों का पालन किया। निगम के अधिकारी अब लापरवाही पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो वहीं अपर आयुक्त इस वीडियो को ही गलत बताने में जुटे हैं। उपायुक्त इंचार्ज हैं, उनको निलंबित करके उनको भोपाल अटैच किया गया है। साथ ही साथ जो 2 कर्मचारी थे जिन्होंने लापरवाही जिनके स्तर पे हुई है, उनको भी टर्मिनेट किया गया है। साथ ही साथ इसके लिए एक डिटेल्ड जांच के लिए भी अपर आयुक्त को इसमें प्रावधानित किया गया है। आपने सर वीडियो देखे? हाँ, देखा है। उसमें लगता है कि अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है निगम कर्मियों द्वारा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता कुछ मिसहैंडलिंग हुई है। जिस तरह से उठाया जा रहा है, बाकी हम गाड़ी में हम बाकी डिटेल जांच करके इसको और आपको अवगत कराएंगे। निगम अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से इतर जिले के प्रशासनिक मुखिया यानी कलेक्टर भगवान के सामने माफी मांगते नजर आए। इन गलतियों के लिए क्षमा करें। दूसरी ओर नगर निगम के प्रशासक और संभाग आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने इस मामले में अब तक कोई अफसोस नहीं जताया है। बुजुर्गों के साथ में कुछ एक घटनाक्रम हुआ था निगम द्वारा, उसके लिए क्षमा मांगी गई है। उसमें जो भी गलती हुई है, जिससे भी हुई है, क्योंकि हम लोग सभी अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, उसके लिए भी इन गलतियों के लिए क्षमा करें। लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन बसर करने वालों के साथ हुई अमानवीय घटना के बाद माफी और कार्रवाई का दौर चल रहा है, लेकिन इस आदेश को देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का न होना कई सवाल उठाता है। सवाल यही, बड़े गुनाहगारों पर कार्रवाई कब होगी? सवाल ये भी, क्या इंदौर के दामन पर लगा ये दाग धुल पाएगा? दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। बेसहारा बुजुर्गों से दुर्व्यवहार पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस लगातार अधिकारियों और बीजेपी को घेरने में जुटी है, तो बीजेपी घटना को दबाने के लिए योजनाओं का मरहम लगाने में जुटे हैं। ये तस्वीरें इंदौर के संभाग आयुक्त दफ्तर की हैं, जहां कांग्रेस ने नगर निगम के अधिकारियों और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मामला वही है, बुजुर्गों से बुरे बर्ताव का। जाहिर है बेसहारा लोगों से अमानवीय बर्ताव पर अब भरपूर सियासत हो रही है। इसी बहाने कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिला। कांग्रेस शहर में बेसहारा घूमने वाले विकलांग और बुजुर्गों को तलाशने में जुटी है। कांग्रेस नेता रैन बसेरों में जाकर भिक्षुकों की देखभाल कर रहे हैं, साथ ही निगम अधिकारियों के खिलाफ अपहरण की शिकायत भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी घटना हुई, पहली बार ऐसी घटना हुई है। 15 बुजुर्गों को यहाँ से ले आके सिपरा में ले आके पटकने जा रहे थे, परंतु गांव वालों ने वहाँ से उनको वापस करा। लेकिन अभी तक हम और सभी लोग ढूंढ रहे थे कि भाई ये बुजुर्ग लोग कहाँ हैं। अभी हमको मालूम पड़ा तो माते हैं तीन लोग हैं यहाँ पे, बाकी 13 लोग कहाँ गायब है अभी तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि नगर निगम द्वारा छिपाया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी नेता घटना पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटे हैं। बीजेपी भिक्षुकों के पुनर्वास की नई योजनाओं की बातें कर रही है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने निगम और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर भिक्षुकों के लिए पुनर्वास योजना पर काम शुरू कर दिया। नए रैन बसेरे बनाए जाने के साथ साथ भिक्षुकों के लिए 3 वक्त का खाना, कपड़े और चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। हमारे शहर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाना है, तो हम चाहते हैं कि उनके पुनर्वास के लिए पूरी योजना है। उसमें जो वृद्ध हैं उनको रहने के लिए, और जो युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए, उनका मेडिकल है, सब प्रकार का है। मुझे लगता है कि जो आने वाले दिनों में इस शहर को विभक्त मुक्त करने के लिए जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की आहट के बीच कांग्रेस को जहां बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, तो बीजेपी के लिए ये मुद्दा फिलहाल परेशानी का सबब बनता जा रहा है। यही वजह है कि अब राजनीतिक दलों को भिक्षुकों की चिंता सता रही है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ की खबरें हमर बानी हमर कोट में। नमस्कार।